इंडिया पैसिफिक देशों की बैठक में पीएम मोदी हुए शामिल। मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने छुए पीएम मोदी के पैर। पीएम मोदी ने किया वन फैमिली वन फ्यूचर का मंत्र। G20 मीटिंग के लिए श्रीनगर में सुरक्षा चाक चौबंद। पर्यटन को लेकर बैठक में दुनिया के 100 डेलीगेट्स हो रहे हैं शामिल। चीन तुर्की ने किया किनारा। बजरंग दल पर बैन को लेकर जमीयत का आया बयान। अरशद मदनी बोले 70 साल पहले लगाया था बैन। बजरंग दल का पलटवार जिहादियों पर करना था वार। सरशद नार्कोटेक्स के लिए तैयार कुश्ती संघ के चीफ ब्रजभूषण सिंह। कहा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी हो परीक्षण। खाप पंचायत के बाद ब्रजभूषण ने दिया बयान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका। कहा 80% है मेरी गिरफ्तारी की संभावना। वरिष्ठ नेतृत्व और महिला सहित 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को किया गया है गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 और क्वाड बैठकों में शामिल होने के बाद पपुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं और तीनों देशों के अहम दौरे पर निकले पीएम मोदी आज पपुआ न्यू गिनी में कई बड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इस बीच जब पीएम मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया, जिस पर पीएम मोदी ने जेम्स मरापे को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की है। पपुआ न्यू गिनी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात भी की। पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी में तूफानी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाएंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में जापान गए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता का सम्मान करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद में एक तरफा बदलाव, किसी भी कोशिश का विरोध होना चाहिए। बता दें कि भारत का सीमा पर चीन के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है और दोनों देश सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी के बयान को चीन पर बिना नाम लिए निशाना माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ही चीन पर निशाना साधा है। G7 में पीएम मोदी ने चीन पर निशाना साधा है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर विपक्षी एकता का कवायद के बीच में केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में आम आदमी पार्टी का हाथ। केजरीवाल ने कहा है राजनीति में बदलाव लाने में सफल है आम आदमी पार्टी। बीजेपी भी हमारे रास्ते पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। विपक्षी एकता को लेकर कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में आम आदमी पार्टी का हाथ रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी भी हमारे रास्ते पर चल रही है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक के चुनावी परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की जीत के पीछे आम आदमी पार्टी का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि जो वादे कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से किए थे और उनको घोषणा पत्र में शामिल किया, वो सभी आम आदमी पार्टी की उपज है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल कांग्रेस की उन घोषणाओं की बात कर रहे हैं जिन्हें वो पहले ही दिल्ली में लागू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और बेरोजगारी भत्ता का वादा कर कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीता है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के राजनीतिक विमर्श में कुछ बदलाव लाने के अपने प्रयास में सफल रही है, क्योंकि अन्य दल भी अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि हमने मुफ्त बिजली का वादा किया तो कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया है।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोस्ती रखी जाए या विपक्षी दल के तहत यहां पर व्यापार किया जाए, इसको लेकर दिल्ली कांग्रेस और आलाकमान के रुख में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और दिल्ली प्रदेश इकाई के मतभेद दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के बयान से और उनके बाद खुलकर उनकी बात सामने आई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार को विफल सरकार उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम खुद भ्रष्टाचार में इतना फंस गए हैं कि इस देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो 8-10 दिनों के लिए जेल जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल से दिल्ली में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है क्योंकि वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि समस्या ये है कि केजरीवाल से ज्यादा असभ्य कोई भी सीएम नहीं है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के लिए तैयारी है और इस दौरान श्रीनगर की डल झील पर बने SKICC और 25 देशों के आने वाले 60 से ज्यादा प्रतिनिधियों और साथ ही 100 से करीब इस दिन टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के स्वागत के लिए इसे सजा दिया गया है। यहां आतंकी हमले के खतरे के चलते सुरक्षा भी काफी सख्त हो चुकी है। SKICC की तरफ आने वाले दोनों सड़कों को अलग 2 दिन तक आम लोगों के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या के चलते गुलमर्ग और कई और जगहों पर जाने के कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा है। G20 के कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगला ने भी के अनुसार कुछ देशों में बैठक में शामिल होने के बावजूद भी ये G20 की सबसे बड़ी बैठक होगी। इससे कश्मीर के बारे में चलाए जाने वाले दुष्प्रचार को भी दूर करने की मदद मिलेगी, क्योंकि इस बैठक में OIC से जुड़े कई देश भी शामिल हो रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस मौके पर पूरा फायदा उठाते हुए पिछले कुछ सालों से कश्मीर में हुए विकास की झांकी प्रतिनिधियों के सामने रखेगा। इस कार्यक्रम में जहां देश दुनिया में पर्यटनों की नई नीति तैयार होगी, तो वहीं जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर पिछले 3 सालों में नई उद्यमियां बनी महिलाओं की ओर से तैयार सामान की प्रदर्शनी भी रखी गई है। उधर जम्मू और कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के सम्मेलन में बदलाव किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी संगठनों ने गुलमर्ग में G20 की मीटिंग के दौरान 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकवादियों ने गुलमर्ग के उसी होटल को निशाना बनाने का प्लान बनाया था जिसमें विदेशी मेहमानों को ठहराया जाना था। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी का नया बयान सामने आया है। उन्होंने बजरंग दल को फिरका परस्त की जमात बताते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इसे बैन करने का फैसला 70 साल पहले लिया होता तो देश बर्बाद नहीं होता। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में भी कुछ सांप्रदायिक ताकतें थीं जिन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। उन्होंने ऐसा कहा तो इस पर शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे दाखिल कर गलती की है। मैं समझा था कि गलती नहीं बल्कि अपनी गलती का तारुक किया गया है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपनी 70 साल पुरानी गलती सुधार रही है। इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। 2 ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार करके बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी का नाम मोहम्मद उबैद मलिक है, जो कुपवाड़ा का रहने वाला है। उबैद पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर से लगातार संपर्क में था। आतंकी उबैद जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। गिरफ्तार आतंकी सेना के मूवमेंट और दूसरी जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने कमांडर को भेजते थे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो नार्को टेस्ट या लाई इस दौरान डिटेक्ट टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। हालांकि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने ये भी कहा है कि पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को भी इससे गुजरना होगा। ब्रजभूषण ने फेसबुक पर लिखा है कि अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं तो प्रेस को बुलाकर इसकी भी घोषणा करें। मैं वादा करता हूं कि अगर वो तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। बजरंग और विनेश उन पहलवानों में से हैं जो ब्रजभूषण की ओर से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ धरना दे रहे हैं। वो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 23 अप्रैल से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें किसानों, खाप पंचायतों सहित कई संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। उधर पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने कहा है कि सप्ताह जब वो अलकादी ट्रस्ट मामले की जांच में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद की अदालत में जाएंगे तो उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन का उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से हटाने का दृढ़ संकल्प 2019 में आम चुनावों में हारने से उनके डर से उपजा है। इमरान ने पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि मंगलवार को वो कई जमानत के लिए इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने जा रहे हैं और 80% संभावना है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अपनी पार्टी की कार्रवाई के संदर्भ में पीटीआई प्रमुख ने कहा है कि वरिष्ठ नेतृत्व और महिला सहित 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार अभी तक किया गया है। उधर 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं के साथ में संपर्क साध रहे हैं और लगातार विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं अब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। माना जा रहा है कि यह मुलाकात पूरे तरीके से 2024 के लिए रणनीति को लेकर की गई है। इसी को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब 2024 में बीजेपी को हराने का मन पूरी तरह से बना लिया है। केवल मन ही नहीं बनाया है, अब वो विपक्ष का नेतृत्व भी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसके लिए वो अब विपक्ष को जोड़ने के लिए अब खुद मैदान में आ गए हैं। इससे पहले यह जुगत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की थी। पूरे विपक्ष को एक साथ लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया था। नतीजा वही निकला जिसका डर था। एक बार फिर से बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई। अब यही जुगत नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने न सिर्फ ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, बल्कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी। वहीं अब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में न सिर्फ 2024 को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई, बल्कि दिल्ली की सत्ता को लेकर भी जो हालिया स्थिति है उस पर भी चर्चा हो गई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा है। ये मुलाकात सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से विपक्षी एकजुटता की मजबूती का संकेत दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक प्रतिपेक्ष और विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। वहीं केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में एनसीसी ऐसे बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरी ममता जी के साथ बैठक है, उसके बाद मैं देश में सभी पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए जाऊंगा। आज मैंने नीतीश जी से भी अनुरोध किया है कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें। मैं भी हर राज्य में जाकर
राज्यसभा में जब ये बिल आए तब इसे हराने के लिए मैं सभी से समर्थन के लिए बात करूंगा। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये उन्होंने वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं। वहीं उनकी बात का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से जो करने की कोशिश हो रही है वो विचित्र है। सभी को एकजुट होना होगा। हम केजरीवाल के साथ हैं। हाँ, तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए और इनको काफी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद भी नीतीश कुमार विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष एकजुटता 2024 में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। क्या इस बार नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुटता करने की कवायद रंग ला सकती है? और इसी के साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष के बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया। और उधर नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम से कराने का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 28 मई को नवनिर्मित संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संसद भवन बनाने का पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी के अच्छे काम राहुल गांधी को नहीं दिखते हैं और यही वजह है कि वो उस तरीके के बयान हमेशा से ही देते आए हैं। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने राज्य में धारा 370 को बहाल करने की मांग की है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि धारा 370 बहाल नहीं होने तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। आगे महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, G20 पूरे देश का इवेंट है, लेकिन बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है। G20 it's an event for the whole country, but the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. And secondly, to tell you the truth, if you visit Kashmir today, you will see the place which was already converted in an open-air prison has been converted in Guantanamo.
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ जहां पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 28 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह टिकट के लिए अमित शाह से सिफारिश करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। टिकट के लिए अमित शाह की सिफारिश के आरोपों को खारिज करते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अपने बेटे के लिए कभी अमित शाह से सिफारिश नहीं की है। उन्होंने कहा है कि 2014 में हमने बहराइच में अमित शाह से कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तब अमित शाह ने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है। तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अमित शाह से सिफारिश की थी, तो उसी को लेकर अब ब्रजभूषण सिंह का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी से भी चुनाव लड़ने के लिए कोई भी सिफारिश नहीं की है। अगर आप 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करने के लिए 23 मई को बैंक जाने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी ये खबर है। खबर ये है कि आप आईडी प्रूफ के बिना ही 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट ऑफ इंडिया ने भी अपने लेटर में इस बारे में जानकारी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को आईडी प्रूफ नहीं देना है और ना ही कोई फॉर्म भरना है। 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जा सकेंगे। 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच कोई भी व्यक्ति जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं, वो उसे अन्य मूल्य के नोटों से बदलाव कर सकता है। 2000 रुपए के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष दल जहां इसे नोटबंदी के फ्लॉप होने से इसे जोड़ रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे काले धन पर लगाम लगाने के उपाय बता रही है। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। आरबीआई ने 19 मई की शाम को एक चौंकाने वाला फैसला लिया और 2000 रुपए के सर्कुलेशन को 30 सितंबर से बंद करने का ऐलान किया। मुद्दे की तलाश में बैठे विपक्ष को केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया। आरबीआई के नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस ने विपक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए सरकार से सवाल पूछा कि जब 2000 का नोट बंद करना था तो लाए ही क्यों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर 2000 के नोट को बंद ही करना था तो इसे लाया ही क्यों गया। उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गए। 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई क्या। तो वही राजनीति में विपक्षी नेताओं के अपशब्द कहने के लिए मशहूर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपशब्दों के तीर पीएम मोदी पर चलाए और 2000 के नोट बंद करने के फैसले को उनकी शिक्षा से जोड़ दिया। जब आप 2000 का नोट लाते तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी ने विपक्षी आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि 2000 के नोट बंद करने से आम लोगों को परेशानी नहीं है, बल्कि उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको लग रहा है कि उनका काला धन बेकार हो जाएगा या उनकी पोल खुल जाएगी। तो वहीं 2000 के नोट को बंद करने के सरकार के फैसले पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा और बड़े नोट को छोटे नोटों से बदला जाएगा। 2000 के नोट को बंद करने पर जिस तरह विपक्षी दल इस पर सियासत कर रहे हैं, तो विपक्षी दल इस मुद्दे को तूल देकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं ताकि लोग पैनिक हो जाएं और इसका लाभ 2024 के चुनावों पर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।